सो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ओके। सो चैप्टर 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट करने वाले 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आरबीआई के बारे में बात करेंगे। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो देश की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल रेगुलेट करता है। ये सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि देश की एक अपनी इंडिया की इकोनॉमिक की एक बैकबोन है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आरबीआई कैसे काम करता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। मॉनेटरी का क्या मतलब होता है? मॉनेटरी सिस्टम का सिंपल मतलब होता है कि एक देश का पूरा मनी सिस्टम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको इसका। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसका मेन काम है करेंसी इशू करना और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना। ठीक है, आरबीआई देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है और इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, सॉरी मॉनेटरी सिस्टम का मतलब बता दिया है। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, जैसे आज 1 किलो चावल 50 रुपये का है और कुछ टाइम बाद इन्फ्लेशन लगा तो 60 का होगा, तो महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। ओके, आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। देखो, मैंने पहले ही बताया है हम इसको उतने पीक डिटेलिंग में लेके नहीं चलने वाले हैं कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में पढ़ाऊँ। हमें सिर्फ बेसिक्स कंप्लीट करते हुए चलना है और जब हम करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस लेंगे उसमें इसके बेसिक्स से लेकर प्रो लेवल तक हम वहाँ तक पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आरबीआई के बारे में। बताता हूँ आपको। देखो, आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट का जो आइडिया सबसे पहले 1927 में जॉन हिल्टन यंग मिशन, नाम याद रखना, जॉन हिल्टन यंग मिशन ने दिया था। उसके बाद 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुआ। शुरू में आरबीआई प्राइवेट ओनरशिप में था लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ले लिया गया था। ओके, आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई को देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं जिसमें टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। याद रखना कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। और इसके बाद इसे बोर्ड में गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर्स और गवर्नमेंट नॉमिनेट मेंबर शामिल होते हैं। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में इसका आरबीआई का हेड ऑफिस है और इसके 31 रीजनल ऑफिस है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में देखने को मिलता है, मतलब है। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ स्लाइड, गवर्नर्स ऑफ आरबीआई के बारे में बात करेंगे अपन। ओके, सो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर सर ऑब्सबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, उसके बाद से फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे और अभी करेंट गवर्नर शक्तिकांता दास सिंस 2018 से। ठीक है, और गवर्नर का टर्म ना यूजली 3 ईयर्स का होता है जिसे एक्सटेंड भी ना किया जा सकता है, एक्सटेंशन अप टू 2 ईयर्स, मतलब 5 साल का एक टोटल पीरियड आप मान सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के बारे में आपको बताता हूँ क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। देखो, आरबीआई के फर्स्ट आरबीआई सेंट्रल बोर्ड जो था आरबीआई का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये आरबीआई का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, ओवरऑल पॉलिसीज़ को यह कंट्रोल करता है। ठीक है, इस बोर्ड के अंदर ना कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ भी हैं, होती हैं, जैसे सीसीबी, बीएफएस और बीपीएसएस। ओके, जो बैंकिंग सुपरविजन और पेमेंट सिस्टम्स को ना मैनेज करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी सीसीबी हैं, बीएफएस हैं, ठीक है, तो ये सीसीबी जो आपका है ना उसका मैं बताता हूँ। सीसीबी का मतलब होता है कमेटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, कमेटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, इसमें क्या रहता है? आरबीआई की मेन डिसीजन मेकिंग कमेटी रहती है और ये वीकली मीटिंग या यूजली वेडनेसडे को होती है। मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग इशू पर डिस्कशन इसमें देखने को मिलते हैं। बात करें बीएफएस का, तो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन होता है। ये आरबीआई का एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है और ये बैंक्स और एनबीएफसीज जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की सुपरविजिंग और मॉनिटरिंग करता है। लास्ट में आपको दिख रहा है बीपीएसएस, तो बीपीएस का फुल फॉर्म है बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। ये कमेटी पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करती है। यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, डिजिटल पेमेंट सब इसी सिस्टम के अंदर आते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सेफ और स्मूथ पेमेंट सिस्टम मेंटेन करना रहता है। ओके, आगे बात करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कुछ मेजर फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। आरबीआई का मेन काम ना मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करना होता है। ये करेंसी इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट, 1 रुपये का नोट को छोड़ के। उसका भी रीज़न बताऊंगा कि 1 रुपये का नोट का आरबीआई नहीं कर रही तो कौन कर रहा है। और गवर्नमेंट का बैंकर है और बैंक्स का भी बैंकर होता है आरबीआई। आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम्स को रेगुलेट करता है और लास्ट रिजॉर्ट लेंडर के रूप में बैंक्स को सपोर्ट करता है। और बात करते हैं जो 1 रुपये वाली बात हुई ना कि अब 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है, तो 1 रुपये का जो नोट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है और इसे आरबीआई सिर्फ सर्कुलेट मतलब लाइक हेल्प करता है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम आ गए मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे। देखो मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने स्टार्टिंग में भी मतलब आपको बता दिया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को ना मेंटेन करना, इसलिए लिखा है प्राइस स्टेबिलिटी प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना होता है। आरबीआई की पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है और इसके ना मेन टूल्स होते हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। और उसके बाद से अभी क्या है, लाइक मैंने आपको बताया रेपो रेट वगैरह। तो रेपो रेट वो है जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट आपको आरबीआई को बैंक्स को लोन देता है, रेपो रेट। उसके बाद से रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में लाइक वो है जिसमें आरबीआई बैंक से मनी बोरो करता है। सीआरआर वो अमाउंट है जो बैंक्स आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है। एसएलआर बैंक्स के लिए मैंडेटरी लिक्विड असेट्स मेंटेन करने का रूल होता है। लास्ट में एमएसएफ इमरजेंसी बोरोइंग फैसिलिटी है जो हायर इंटरेस्ट रेट पर मिलती है, ठीक है। अब एसएलआर के बारे में अब हो सकता है बाकी तो इजी है, सब समझ में आ गया होगा। एसएलआर के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मीनिंग क्या होता है, एसएलआर का मतलब होता है कि हर कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स पार्ट लाइक लिक्विड असेट में रखना मैंडेटरी होता है। इजी लैंग्वेज में समझें तो बैंक अपने पास जो पैसे लोग डिपॉजिट करते हैं उसका एक हिस्सा लाइक कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इंस्टीट्यूशंस एंड सब्सिडरीज के बारे में बात करते हैं। ओके, देखो आरबीआई के अंडर ना कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं जैसे एनआईबीएम पुणे, आईजीआईडीआर मुंबई एंड आईडीआरबीटी हैदराबाद, ठीक है, ये इसके अंडर काम करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा आरबीआई की सब्सिडरीज भी होती हैं, ठीक है। आरबीआई की सब्सिडरीज हैं जैसे डीआईसीजीसी, आरबीआईटी, बीआरबीएनएमपीएल एंड आईएफटीएस जो बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। ओके, ये सारे इनके नाम होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे बात करते हैं, लास्ट स्लाइड होगी मे बी अब। हाँ, बेसल नॉर्म्स एंड की फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, वैसे मैं आपको जो अभी हमने पढ़ाया था ना, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा देता हूँ, मेरे हिसाब से पढ़ा देना बेहतर रहेगा। लाइक डीआईसीजीसी के बारे में बात करते हैं। ओके, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हुआ चलूँगा। डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। लाइक बैंक्स में अगर कोई बैंक फेल हो जाए तो डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस कवर देता है और कितना रुपये 5 लाख तक का देता है। तो आरबीआईटी रेबिट की मैंने बात करते हैं, ये है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई के आईटी सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करता है। इसके बारे में बात करेंगे हम बीआरबीएनएमपीएल के बारे में। तो ये क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, करेंसी नोट स्प्रेडिंग का काम करता है। लास्ट में आईएफटीएस के बारे में बात करते हैं, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के बारे में। आरबीआई और बैंक्स के डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को ये सपोर्ट करता है। ओके, आई गेस अब प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में। बेसल नॉर्म्स क्या होता है, तो देखो बेसल नॉर्म्स बैंकिंग रेगुलेशन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, बेसल नॉर्म्स। और उसके बाद लाइक देखो बेसल के 3 टर्म्स दिए 1 2 3। उसके पहले बेसल के बारे में थोड़ा और चीज़ बता देता हूँ, बेसल की प्रॉपर डेफिनेशन और बता देता हूँ। लाइक बेसल नॉर्म्स है इंटरनेशनल बैंकिंग रूल्स होते हैं जो बैंक्स की सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट को इंश्योर करते हैं। ये रूल्स बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS याद रखना कि अंडर बेसल कम्युनिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बनाती है। ओके, आई गेस समझ गई होगी। और इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। लाइक सोचो बैंकिंग सिस्टम एक गेम है और बेसल नॉर्म्स उस गेम के सेफ्टी रूल्स हैं,
आई गेस अब समझ में आया होगा, जिससे बैंक्स क्रश ना हो और डिपॉजिटर्स का पैसा ना बड़े तरीके से सेफ रहे। ओके, आई गेस अब समझ में आ गया होगा। अब इसके 3 बेसल बताता हूँ। बेसल 1 1988 में जिसमें 8% कैपिटल एडुकेसी रेशो फिक्स किया गया था, ठीक है। और इसका जो डिटेल है वो भी मैं बता दूंगा आपको। बेसल 2 और बेसल 3 के बारे में बात कर ले। बेसल 2 रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करता है और बेसल 3 कैपिटल लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आरबीआई का जो मेन गोल है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंट्रोल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये थे पूरे टर्म्स। अब आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको पूरे कंप्लीट कर लेते हैं हम। ओके, हमने जो पढ़ा है उसी से सारी चीज़ें, इसी सबके आंसर इसी में। फर्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश इन वीयर, आरबीआई किस ईयर में बनाया गया था? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आरबीआई कब बनाया था, 1935 में बनाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑफिशियली 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश किया गया था और आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट देखो, सबका डिटेल नहीं दूंगा मैं यहाँ पे। जो डिटेल अगर मुझे लगेगा कि डिटेल देना ज़रूरी है तो मैं दूँ, कि ऑलरेडी बहुत ईजी है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई बॉस। फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के, ये हमने पढ़ा था, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड है, तो आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? आरबीआई के हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड है। ओके, आगे बात करते हैं। आरबीआई नेशनलाइज्ड इन, आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ था? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है 1949 में। ओके, 1949 में। लाइक आरबीआई पहले प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ले लिया गया था। आरबीआई इस नोन एज, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आरबीआई क्या है। इसका आंसर आप बताओ मुझे। ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे दोगे। 6th वाले पे बढ़ते हैं। रेपो रेट मीन्स, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट के बारे में हमने ऊपर पढ़ाया था। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का मतलब यहाँ बताना है, तो यहाँ पर रेपो रेट के बारे में बता दूँ। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल जो होता है, मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर क्या है अपना? आरबीआई बोरोस फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, रिवर्स रेपो रेट का मतलब पूछा है। तो देखो, रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई बैंक से मनी बोरो करता है। इससे मार्केट के एक्सेस लिक्विडिटी कंट्रोल होती है। ओके, याद रखना। तो इसका आंसर क्या है? आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, मीन्स आरबीआई बोरोस फ्रॉम बैंक। इसका आंसर भी यही है। ओके, नाउ द 8th वन, ओके, CRR is kept with, देखो CRR का मतलब होता है कि बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। अब इसका आंसर आप दोगे क्या? इसका आंसर अब क्या होगा? देखो, मैं चाहता हूँ कुछ आंसर्स आप दो, लास्ट के आंसर्स आप भी देने की कोशिश करना। बेसल 1 इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था? यहाँ पर देखो, बेसल 1 के बारे में बता देता हूँ। बेसल 1 कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1988 में। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया कि बेसल 1 कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1988 में। आरबीआई एक्ट है, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो तकरीबन 3 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना। ओके, सो आज हमने आरबीआई का कंप्लीट ओवरव्यू समझा, इसकी हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग रेगुलेशन टूल्स समझे। आरबीआई इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो इन्फ्लेशन, करेंसी, बैंकिंग सिस्टम्स को बैलेंस करता है। सो इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि बैंकिंग इकोनॉमी का स्टेबल रहना आरबीआई के प्रॉपर फंक्शनिंग पर डिपेंड रहता है। और इसी के साथ हम आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे जो है बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ 3 क्वेश्चंस दिए, 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना, और देना ही आंसर यार, कम ऑन, आप दे सकते हो। बाकी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, वापस से उस पर्टिकुलर टर्म का हम यहाँ पे मतलब समझेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।